हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने इस क्लास के अंदर क्लास 8 विषय गणित का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने काफ़ी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लिया गया है, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग ये जो सिलेबस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग अपने ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसके अंदर पहला प्रश्न अपने को पूछा है कि ए बटे बी का योज्य प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम ए बटे बी का पूछा तो इसका हो जाएगा माइनस का ए बटे बी। अगर ये पे लिखा आता है कि माइनस के 3/2 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो माइनस का पूछा जाए तो वो प्लस का अपने को लिख देना है, यानी कि 3/2। तो ए बटे बी का योज्य प्रतिलोम है वो माइनस का ए बटे बी हो जाएगा। इसी की जगह पे अपने को वो गुणात्मक प्रतिलोम भी पूछ सकता है। योज्य प्रतिलोम की जगह पे अगर वो अपने को गुणात्मक प्रतिलोम के लिए पूछता है, गुणात्मक प्रतिलोम, या अपने को इसका व्युत्क्रम भी कह सकता है कि ए बटे बी का व्युत्क्रम कह दे, या फिर ए बटे बी का गुणात्मक प्रतिलोम कह दे। तो जब गुणात्मक या व्युत्क्रम की बात आती है तो अपने को जो दे रखा होगा उसको उल्टा करना है, यानी कि अंश को हर कर देना है और हर को अंश कर देना है। तो ए बटे बी का गुणात्मक प्रतिलोम है वो बी बटे ए होगा, या यूँ कह लें कि ए बटे बी का जो व्युत्क्रम है वो बी बटे ए होगा। तो योज्य प्रतिलोम के अंदर तो अपने को जो प्लस की मान दे रखा है उसको माइनस का लिखना है, और गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर अपने को माइनस का दे रखा है, गुणात्मक के अंदर जो भी दे रखा है उसको अपने उल्टा करके लिख देना है, यानी कि योज्य प्रतिलोम के अंदर प्लस की संख्या को माइनस का लिखना है, और गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर जो दे रखी होगी उसको उल्टा करके लिख देना, अंश को हर की जगह पे और हर को अंश की जगह पे। इसके बाद अगर अपना सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोला है कि 13,824 का घनमूल होगा। तो घनमूल निकालने के लिए अपने को सबसे पहले इस तरीके से जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो करने हैं। 13,824 के अभाज्य गुणनखंड, पहले इसको 2 से करें, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो इस तरीके से ये चलता रहेगा अपने। तो यहाँ पे घनमूल पूछा है, घनमूल के अंदर अपने को सेम एक जैसे संख्याओं के 3-3 के जोड़े बनाने हैं, यानी कि 3-3 संख्याओं के जो सेम होंगी एक जैसी उनके जोड़े बनाने हैं, और उसमें से एक एक संख्या लेके गुणा करना है। और अगर यहाँ पे घनमूल की जगह पे अगर अपने को वर्गमूल लिखा आता है तो फिर अपने को सेम सेम संख्याओं के 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, और उसमें से एक एक संख्या अपने को बाहर निकाल देनी है। तो इस तरीके से करेंगे तो इसका जो घनमूल है वो आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड प्रश्न के अंदर अपने से पूछा गया है कि 100 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष के ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। जब मूलधन सेम हो, दर भी सेम हो, और समय अगर सिर्फ समय 1 वर्ष का दे रखा है, अगर अपने को 1 वर्ष का दे रखा है तो जितना साधारण ब्याज बनेगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अगर समय 1 वर्ष है तो समय अगर 1 वर्ष दिया तो जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर साधारण ब्याज 5 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 5 होगा। दोनों का अंतर मतलब माइनस करना है, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो अंतर इसका आ जाएगा 0। अगर अपने को समय 1 वर्ष की जगह पे ज़्यादा दे दे, यानी कि 1 वर्ष की जगह पे अगर अपने को समय यहाँ पे कुछ अलग दे दे, 2 वर्ष या 3 वर्ष दे दे, तो पहले अपने को साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और मूलधन अपना को दे रखा है 100,
दर दे रखी है 5, समय दे रखा है 1, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। और अगर समय 2 वर्ष दे रखा है तो इस 1 की जगह पे 2 लिख देना है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो पहले अपने को मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र लगाना है, जो कि मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और समय है। मूलधन दे रखा है 100, 1 और दर दे रखी है 5 और समय भी अपने को 1 दे रखा और बटे में 100। इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 105। 100 से ये 100 कट जाएगा, 105 बचेगा, यानी कि मिश्रधन क्या हो चुका है 105। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये सूत्र है अपने पास कि जितना मिश्रधन आया है 105 उसमें से माइनस कर देना है मूलधन, तो ये आ जाएगा 5 रुपये। तो 5 में से 5 का अंतर 0 होगा। तो इसलिए अपने को सिर्फ याद रखना है कि 1 वर्ष का अगर अपने को चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो 0 रुपये आएगा। और अगर 2 वर्ष या 3 वर्ष का पूछता है तो पहले साधारण ब्याज निकाल लो कितने रुपये बनेगा, उसके बाद सूत्र लगा के जैसे बताया है मिश्रधन का सूत्र लगा के चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो। फिर दोनों के जो उत्तर आएंगे उनको आपस में माइनस कर देना। अंतर पूछ सकता है अपने को, योगफल पूछ सकता है इस प्रश्न के अंदर, अकेला साधारण ब्याज पूछ सकता है, अकेला चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकता है। चौथा प्रश्न है एक वर्ग के परिमाप व इसकी भुजा के बीच संबंध होता है। तो अगर अपने भुजा की लंबाई बढ़ा देंगे तो वर्ग का परिमाप भी बढ़ेगा, अगर भुजा की लंबाई कम कर देंगे तो उसका जो परिमाप है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि ये सीधा अनुपात है। पांचवा प्रश्न निम्न में से बीजीय व्यंजक, तो 3x माइनस 2 बीजीय व्यंजक है, इसकी जगह अपने को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी के बारे में भी पूछ सकता है। जिसमें सिर्फ एक ही पद हो वो एक पदी है, जिसमें 2 पद आते हैं द्विपदी, जैसे कि ये वाला द्विपदी है। 3 पदों वाला त्रिपदी होगा, जैसे x माइनस 2y प्लस 4, इस तरीके से कोई लिखा गया तो ये त्रिपदी हो जाएगा। और 3 से ज़्यादा पद आ जाते अगर इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे z भी लिखा होता साथ में तो ये बहुपदी हो जाता। छठा प्रश्न है चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के अगर आमने सामने के बिंदु जैसे ये बिंदु और ये, इन दोनों को मिलाने वाली जो भुजा है उसको अपने विकर्ण कहते हैं। अपने से ये भी पूछ सकता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर 7वां प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 72 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि 72 के सबसे पहले अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं, घन प्राप्त करना, 3-3 संख्याओं के जोड़े पूरे होने चाहिए। तो सबसे पहले इस तरीके से अपने जो 72 है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड 72 के यहाँ पे लिख दिए। अब घन निकालना है, घन निकालने के 3-3 संख्याओं के सेम के जोड़े बनने चाहिए। 2 का तो बन गया लेकिन 3 का यहाँ पे पूरा नहीं बन रहा। 3 का तभी बनेगा जब अपने इसको 3 के साथ और गुणा कर दें। तो इसमें लिख देंगे अतः 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो ये तो था गुणा करने वाला आता है, तो जिसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा उसी संख्या से गुणा कर देंगे। और अगर भाग करने के लिए आता है तो जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बने उस संख्या का अपने को भाग देना है। यानी कि इसमें 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 3 9 का, तो यहाँ लिख देंगे कहते हैं 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए 9 से भाग करेंगे। अगर भाग के लिए बोलेगा तो जिसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा उस संख्या से भाग कर देंगे। और अगर गुणा करने के लिए बोले तो जिस संख्या का जोड़ा पूरा करने के लिए जितने से गुणा करनी पड़ेगी उतने से गुणा करते हैं। 8वें प्रश्न के अंदर व्यंजक का गुणनफल करना है। तो इसका गुणा करने के लिए पहले सबसे इस तरीके से लिख लेंगे, गुणा का निशान लगा के। अब m को m से गुणा करेंगे m स्क्वेयर और फिर आगे m से गुणा कर देंगे।
तो m की घात 3 आ जाएगी और उसके बाद अपने को n के साथ गुणा करना है, तो n को n से गुणा करेंगे, n की स्क्वायर आ जाएगी और p एक ही है तो ये p का p आ जाए, यानी कि माइनस m 3 बार आ रहा है तो 3 होगी घात, n 2 बार आ रहा है 2 घात लगा देंगे और p एक बार ही है। फिर 9वें प्रश्न के अंदर अपने को पूछा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालने के लिए 360 डिग्री बटे में भुजाएं सूत्र है 360 बटे 9, 360 में 9 का भाग देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। यहीं पे अपने को अगर प्रश्न के अंदर बाह्य कोण की माप दे दे कि बाह्य कोण की माप अपने को बोल दे कि 40 डिग्री है और अपने को बोले कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, भुजाओं की संख्या, तो इसमें फिर आ जाएगा 360 डिग्री और बटे में प्रत्येक बाह्य कोण, बटे में प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि 360 डिग्री और बटे में जो अपने को बाह्य कोण दे रखा है, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 भुजाएं उसकी होंगी। तो भुजाओं की संख्या अपने पास 9 आ जाएगी। दोनों में से कोई भी अपने से पूछ सकता है, अगर बाह्य कोण की माप पूछ रहा 360 बटे में भुजाएं और अगर भुजाओं की संख्या पूछ रहा 360 डिग्री बटे में प्रत्येक बाह्य कोण। 10वें प्रश्न के अंदर अपने को दी गई आकृति का परिमाप निकालना है। तो दी गई आकृति एक वर्गाकार है, इसलिए हमने लिखा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 और भुजा की माप देर के साथ गुणा कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर। अगर ये आयताकार होती तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की जगह पे अपने को इसके क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा और अगर आयत है तो आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को डी पर रुकने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कुल परिणाम कितने हैं। तो कुल परिणाम इसके अंदर अपने को 5 दे रखे हैं, ए बी सी डी जो है 5 है ये, और जिसकी पूछ रहा है डी पर रुकने की पूछ रहा है तो लिख देंगे संभव परिणाम डी बराबर एक ही आ रहा है, पूरे चक्कर के अंदर जो डी है वो एक बार ही आता है। प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। डी के बारे में पूछा, डी 1 और कुल परिणाम 5 है तो 1/5 आ जाएगा। और अगर यहीं पे पूछता ए पर रुकने की प्रायिकता, तो ए अपने पास फिर 2 थे, इसकी जगह पे फिर अपने को 2 लिखना है और प्रायिकता लिखी जाएगी 2/5, क्योंकि ए इस चक्कर के अंदर 2 बार आते हैं। फिर 12वें के अंदर अपने को सत्य और असत्य है बताना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने से पूछा कि संख्या 189 2 से विभाज्य है। तो 2 से वही विभाज्य होंगे जिसमें लास्ट में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई का अंक इनमें से आता है तो वो 2 से विभाज्य है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है तो असत्य आ जाएगा। फिर संख्या 108 9 से विभाज्य है, तो 9 या 3 से विभाज्य की जांच करने के लिए इनके अंकों को अपने प्लस कर देते हैं। तो 108 लिखा था, 108 को 1 + 0 + 8 इसको जोड़ें तो ये 9। अब 9 9 के पाड़े में आता है तो इसका मतलब इसके अंदर भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 12 9 में 108 होते हैं तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरे के अंदर पूछा यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, तो ये भी सत्य है। जैसे अपने यहाँ पे करके देखा कि इनके अंकों का योग हमने किया तो वो आता है 9। अब 9 क्या है, 9 से विभाज्य है तो 108 भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार से 3 वाला नियम भी लगता है। फिर चौथे पॉइंट के अंदर अपने को पूछा कि संख्या 4 + x 9 का एक गुणज है या x का मान 5 है। तो पहले अगर अपने गुणज की बात करें तो 9 का गुणज अगर लिखें 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, इस तरीके से लिखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, 9 के गुणज हैं। तो अपने को यहाँ पे इसने पूछा है कि x का मान अगर 5 रखा जाए तो
तो इस 4 की जगह तो 4 आ गया, प्लस x की जगह पे 5 बराबर 9। अब 9 का गुणज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 13वें प्रश्न के अंदर अपने को अच्छे से देखना है पहले चित्र को। इसमें पूछा है कि ऊपर से, यानी कि इसको ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देगा और सामने से देखने पर कैसा दिखाई देगा, वो विकल्प में लिखना है। इसको अपने अगर देखेंगे तो ये ऊपर से देखने पर दिखाई देगा, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर से। और ये जो चीज़ है इसको देखेंगे, जो भी बाट होता है 5 kg का बाट है 5 किलो का, तो उसको सामने से देखने पर वो ऐसा अपने को दिखाई देगा। फिर इस सेकंड के अंदर, तो सेकंड के अंदर अगर अपने इसको सामने से देखेंगे, तो सामने से देखने पर तो ये ऐसा दिखाई देगा, इसको अपने सामने से अगर देखें, और अगर ऊपर से देखने पर वो अपने को इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये चित्र को देखकर अपने को सिर्फ बताना है कि सामने से कौन सा देखने पर और ऊपर से देखने पर कैसा होता है। 14वें प्रश्न के अंदर, एक शहर में एक माह में विभिन्न कोणों से हुई कारणों से हुई 200 घटनाओं का आलेख निम्नानुसार है। 70% वाहन चालक की गलती से दुर्घटनाएं हुई। तो अगर अपने से पूछता है कि सबसे अधिक किसके कारण हुई है दुर्घटनाएं, तो वाहन चालक की गलती से। 20 अन्य कारणों से, 6 सड़क खराब के कारण, 4 पीड़ित की गलती से। तो अपने को पहला पॉइंट पूछा है कि सड़क के खराब और पीड़ित व्यक्ति की गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, प्रतिशत के अंदर भी बतानी है और संख्या के अंदर भी बतानी है। तो सड़क खराब के कारण और पीड़ित की गलती से जो हुई हैं 6% और 4%, और कुल दुर्घटनाएं हुई हैं 200। तो इसको इस तरीके से अपने हल करेंगे। पहला पॉइंट दे रखा है, खराब सड़क पे पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत पे कितनी दुर्घटनाएं हुई, तो ये हो जाएंगी 10%, 4 और 6। फिर कुल 200 है, 200 का 10%, 200 गुणा 10 और बटे में 100, ये 2 0 में कट जाएंगी। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 दुर्घटनाएं हैं वो हुई हैं। और अगला अपने से दूसरा पॉइंट पूछा है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक अपने लिख देंगे चालक की गलती के कारण। 15वें प्रश्न के अंदर अपने को समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के अंदर अपने को ए बी के बराबर बताना है कौन सा होगा। तो ए बी ये भुजा है, इसके सामने ये सी डी भुजा हो जाएगी। दूसरा पूछा है कोण ए बी सी, तो कोण ए बी और सी मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। तो ये जो कोण है वो इसके सामने वाला कोण डी के बराबर होगा। तो इसको अपने लिख सकते हैं ए डी सी। तो यहाँ लिखा जाए कोण ए डी और सी। फिर थर्ड प्रश्न पूछा है, थर्ड पॉइंट ओ डी। तो जो ओ डी ये वाला विकर्ण है वो ओ बी के बराबर होगा। तो ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर होगा। और इसके अंदर इसी प्रश्न के अंदर अपने को इस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज दे के यहाँ पे बोल दे कि 80 डिग्री है, यहाँ पे बोल दे कि 100 डिग्री है, और अपने को x और y का मान पूछ रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों की माप बराबर होती है। तो इस आधार पर x बराबर 80 डिग्री आ जाएगा और y बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। ये एक अलग तरीके का है, इस तरीके का प्रश्न भी अपने से पूछ सकता है। फिलहाल अपने को समांतर चतुर्भुज के अंदर ए बी के बराबर सी डी, ए बी सी के बराबर ए डी सी, ओ डी के बराबर ओ बी। और उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट के अंदर अपने को दोनों का योग पूछा है। तो दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ये आसन कोण है और आसन कोण युग्म 180 डिग्री के होते हैं। 16वें प्रश्न के अंदर पूछा है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। 1000 पौधे हैं, पंक्तियों की संख्या व कॉलमों की संख्या समान रहे, माली को कितने पौधों की आवश्यकता होगी। अगर माली एक के अंदर अपने को मान लो किस तरीके से 5 पौधे लगा रहा है एक लाइन में, तो 5 ही लाइनें बननी चाहिए उसकी, यानी कि जितनी लाइनें इधर बनेगी उतनी लाइनें ही इधर। तो इस तरीके से पंक्तियां और कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
तो ये एक वर्गाकार आकृति बनती है। वर्गाकार आकृति होने के कारण इसमें अपने को वर्गमूल निकालना है। तो 1000 का अपने वर्गमूल निकालें तो ये जो 10 है, तो 10 किसका वर्ग करने पर आते हैं, तो 10 किसी का भी वर्ग करने पर नहीं आते। तो उससे छोटे हैं 3, 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ पे 3 लिखा। 10 में से 9 घटा दिए 1, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। जितना यहाँ पे 3 का डबल करके यहाँ पे लिखेंगे 6। अब 6 के साथ अगर अपने 1 लगाते हैं तो इसको 1 के साथ ही गुणा करना पड़ेगा। अगर 6 के साथ अपने 2 लगाते हैं तो इसको 2 के साथ ही गुणा करनी है। तो 124 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो अपने 61 यानी कि 6 1 से किया, शेषफल बचे अपने पास 39। अगर प्रश्न में पूछता है कि माली को कितने पौधे हटाने पड़ेंगे, अगर पौधों को हटाने के लिए बोलता है तो लिख देंगे 39 पौधे हटाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पूछा है कि माली को कितने पौधों की आवश्यकता है, यानी कितने पौधे और चाहिए, तो ये 31 का वर्ग अपने पास आया है। तो 31 से आगे वाला 32 का वर्ग होता है 1024। तो उसके माली के पास 1000 पौधे तो हैं, अगर 24 पौधे वो और ले आए तो वो क्या बन जाएगा, 32 का वर्ग, यानी कि 32 ही पंक्तियां और 32 ही कॉलम बनेंगे। 17वें प्रश्न के अंदर घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए इसको अपने हल करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट देखें, इसमें अपने को 3 के ऊपर घात 4 दे रखी है, तो -3 को 4 बार लिखा। फिर इसके ऊपर भी घात 4 दे रखी, तो इसको भी अपने 4 बार लिख दिया। अब ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, यानी कि माइनस माइनस वाले प्लस ही होने हैं। तो इसलिए 3 से ये 3, ये 3 से 3, ये कट जाएंगे सारे, ठीक है। और उसके बाद अपने पास बचता है 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 होता है 625। सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को 3 की घात -7 दे रखी है, और 3 की घात -10 और 3 की घात -5। अगर बीच में भाग का निशान लगा हो और घातों का फिर माइनस होती हैं, घातें घटती हैं। अगर आधार सेम हो और बीच में अगर भाग का निशान लगा है तो घातें आपस में क्या करनी है, माइनस करनी है। तो 3 का 3 आ गया, ये 7 घात की 7 आ गई, भाग का निशान है इसलिए बीच में माइनस का निशान आ गया। और घटाना क्या है, -10, यानी कि दूसरी घात है वो -10 है। तो इसके बाद फिर अपने नेक्स्ट अगर देखें आगे, ये सेम टू सेम ही आ जाएगा। अब ये 2 माइनस और ये 2 माइनस जो हैं ये प्लस हो जाएंगे। 10 में से ये 7 घटा देंगे तो अपने पास बचेगा 3, ये जैसा था वैसा का वैसा ही आ गया। अब बीच में गुणा का निशान लगा है, तो गुणा का निशान लगा है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। जुड़ने का मतलब 3 की घात 3 और प्लस माइनस, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -5, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 बचेंगे। कोई भी घात माइनस में दे रखी है उसको प्लस का करने के लिए 1 के बटे में लिख देंगे, और 3 का वर्ग है वो 9 होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/9। फिर 18वां पे 5 प्रमेय संख्या लिखी है जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी हैं वो अपन लिख सकते हैं 1, -1, -2, -3, -4, -5। और अगर 2 से बड़ी बोलता है तो 2 से बड़ी 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अपने लिख सकते हैं। 19वां प्रश्न है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है। तो अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य के अंदर कमी हो रही है। स्कूटर का जो मूल्य है उसमें अवमूल्यन मतलब कमी हो रही है। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले स्कूटर का मूल्य इसको अपने P से लिख लेते हैं, 42,000 रुपये। दर है वो रेट होती है, R से लिख लेते हैं 8%। समय है वो टाइम होता है इसलिए टाइम बराबर 1 वर्ष। तो 1 वर्ष बाद मूल्य, P का मतलब तो ये वाला मूल्य हो गया 1 माइनस R का मतलब दर और बटे 100 और T का मतलब समय। 42,000 अपने को मूल्य दे रखा है, 1 माइनस दर दे रखी है 8/100 और समय 1 वर्ष। इसके बाद इसको अपने हल करें तो ये 100 का पहले 1 के साथ गुणा होगा, 100 एकम 100, और ये 8 घटेंगे क्योंकि माइनस में है। तो 100 में से 8 घटाए 92/100। और अगर यहीं पे होता कि मूल्य में वृद्धि हो रही है स्कूटर के मूल्य में,
तो इस माइनस की जगह पे फिर प्लस आता तो फिर प्लस करना है। तो फिलहाल अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस से ही होगा। तो 100 में से 8 घटा दिए 92, ये एक जीरो से ये कट गई, ये दूसरी जीरो कट जाएगी 42, यानी कि अपने को 420 को 92 के साथ गुणा करना है तो यह आ जाएगा 38,640 रुपये का वो स्कूटर 1 वर्ष के बाद मिलेगा। फिर 20वां है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक है वो दूसरे अंक का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो एक अंक तो माना कि इकाई का अंक x है, दूसरे अंक का 3 गुना तो ये 3x हो जाएगा। अंकों के स्थान यानी कि इससे अपने को संख्या बनानी है, 2 अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। ये एक छोटा सा सूत्र है 2 अंकों की संख्या निकालने का, 10 गुना दहाई प्लस इकाई। 10 का 10 आ जाएगा, दहाई का अंक 3x है, इकाई का अंक x है। 10 को 3 से गुना करेंगे 30 प्लस x तो ये हो जाएगा 31x। आगे बोला है अंकों के स्थान बदलने हैं, तो 31 है तो 31 में बदलेंगे तो ये 13 हो जाएगा, यानी कि अंकों को बदलेंगे एक दूसरे की जगह पे तो 31 का वो 13 हो जाता है। तो आगे आ जाएगा अंकों को पलटने पर बनी संख्या 13x, दोनों संख्याओं का योग अपने को प्रश्न में दिया था 88, 31x और 13x बराबर 88 हो जाएंगे, 44 बराबर 88। तो x का जो उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा 2, यानी कि इकाई का अंक अपने 2 माना था, दहाई का अंक 3 गुना है, 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। तो जो संख्या बनेगी पहले इकाई का अंक लिखा जाता है और फिर दहाई का, यानी कि 62 है वो संख्या होगी। 21वें प्रश्न के अंदर अपने को एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं बनाने में 63 दिन का समय लगता है, यानी कि एक फैक्ट्री कुछ वस्तुएं बनाती है, उसको बनाने में 63 दिन का समय लगता है और 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तुएं बनानी है तो उसमें 42 मशीनें लगती हैं और 63 दिन उसको बनाने में लग जाते हैं। अगर उतनी ही वस्तुएं 54 दिन के अंदर ही बनानी हो तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? 63 दिन के अंदर बनानी है तो 42 मशीनों की आवश्यकता होगी। अब 54 दिन के अंदर ही बनानी है, यानी कि उससे कम दिनों के अंदर जल्दी बना कर देनी है, तो मशीनों की संख्या वो भी अपने को ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर जल्दी काम करके देना है तो मशीनों की संख्या अपने को बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको इस तरीके से सारणीबद्ध रूप से लिखना है। सबसे पहले ये दिन आ जाएगा और उसके बाद नीचे मशीनों की संख्या 63 दिन 42 मशीनें, 54 दिन के अंदर कितनी मशीनें होंगी? तो ये प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि दिनों की संख्या तो कम हो रही है लेकिन मशीनों की संख्या के अंदर वृद्धि करनी पड़ेगी। तो एक तरफ कमी और एक तरफ वृद्धि हो तो उसको अपने प्रतिलोमा अनुपात कहते हैं। इसके अंदर लिखा जाएगा 63 गुना 42 इन दोनों का और 54 गुना x इन दोनों का। अब ये x का मान निकालना है तो ये 54 है वो इसके बटे में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। 63 और 54 दोनों 9 के पाढ़े में आते हैं, 9 7 63, 9 6 54 और गुना 42 का ये 42 आ जाएगा। फिर ये 6 के पाढ़े से 6 एकम 6 और 6 सत्ते कट देंगे 42। तो इस 7 का और इस 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो 49 मशीनों की आवश्यकता होगी उस कार्य को 54 दिन के अंदर पूरा करने के लिए। 22वां प्रश्न अपने पास एक बहुभुज है, तो बहुभुज के अंदर ये तो एक तो अपना त्रिभुजाकार बना हुआ है, दूसरी आकृति है वो समलंब की बनी हुई है, तीसरी आकृति फिर त्रिभुज की बनी है, चौथी आकृति समलंब के आकार की है और पांचवी आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। यानी कि इसके अंदर अपने एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक समलंब का क्षेत्रफल इसके अंदर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए अपने त्रिभुज जो पहला त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अपने देखें तो इसका अपने को जो आधार है वो अपने को दे रखा है। इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 0 से 50 तक, यानी कि 50 मीटर।
तो आधार की जगह तो आ जाएगा 12। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 आधार 12 ऊंचाई 50। ये 2 के पाड़े से 12 कट जाएगा 6 पे, 6 को 50 से गुणा करेंगे 300 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर ऊपर वाला ये स्तंभलम के आकार का है, तो स्तंभलम का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं हैं वो अपने को दे रखी है, एक तो 12 और एक ही दे रखी है 10। ऊंचाई देखें तो 50 से लेकर 75 की जो ऊंचाई है, 50 से 75 तक की ऊंचाई हो जाएगी 25 मीटर। तो इसको अपने सूत्र में रखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, समांतर भुजाएं गुणा ऊंचाई हो जाएगी। 10 और 12 को जोड़ें 22 गुणा 25। ये 2 के पाड़े से ये जो 22 है वो कट जाएगा 11 पे, 11 को 25 से गुणा करेंगे 275 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फिर अगला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है IRH का। तो यहाँ पे अपने को ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसका आधार तो हो जाएगा 8, ऊंचाई हो जाएगी ये 15। तो आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 8 गुणा 15। उसके बाद ये 2 8 के पाड़े से काट देंगे 4, 4 को 15 से गुणा करके 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे जो समलंब है उसका क्षेत्रफल सूत्र लगा के सूत्रफल निकाल देना है। 2 के पाड़े से कट जाएगा 20 पे, और इन दोनों को जोड़ेंगे 18 को 20 से गुणा करेंगे 360 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर दूसरे एक और नीचे त्रिभुज है, उस त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका आ जाएगा 100 वर्ग मीटर। इन सभी क्षेत्रफलों को अपने जोड़ देंगे तो 1095 है। उस आकृति या बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण अपने को दे रखे हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दे रखे 10 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 8.2 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों का विकर्णों का गुणनफल लिखना है यहाँ पे, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण 10 है, दूसरा विकर्ण 8.2 है। ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 5 पे, 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इसका क्षेत्रफल है, ज्ञात हो जाएगा। फिर सेकंड प्रश्न के अंदर सेकंड पॉइंट में अपने को घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इनका गुणा करेंगे 150, 10 8 80, 15 8 120, जोड़ेंगे 350, इस 2 के साथ गुणा होगा तो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अपने से आयतन भी पूछा जा सकता है कि घनाभ का आयतन, तो आयतन का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो लंबाई अपने को दे रखी है 15, चौड़ाई अपने को दे रखी है 10 और ऊंचाई दे रखी है 8। इसको अपने गुणा करेंगे तो 15 8 अपने होते हैं 120, तो ये 1200 सेंटीमीटर क्यूब के आ जाएगा, इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। 23वें प्रश्न के अंदर व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं अपने को। तो इसके अंदर पहले 20L² m और 30LM दे रखा है। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड करके L 2 बार आया है, M 1 बार, फिर प्लस 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे L 1 बार और M 1 बार है। अब दोनों के अंदर ही क्या है कि 2 गुणा 5 इसमें भी आता है और 2 गुणा 5 इसमें भी आता है, यानी कि जो 10 है वो दोनों के अंदर ही सार्वगुणनखंड है। 10 को बाहर निकाला, एक इसमें L भी आ रहा है, इसके अंदर भी L आ रहा है, तो L को भी बाहर अपने कॉमन निकाल दिया। फिर M आ रहा है, फिर M इसमें भी आ रहा है, तो ये भी अपने बाहर कॉमन निकाल दिया। तो अब इसमें बचा जो पहले पहले था वो तो अपने पास बचा है 2, यानी कि एक तो ये बचा 2 और एक ये बचा L, तो इसको लिखा जाएगा 2L। और इसमें सिर्फ ये 3 बचा, तो ये 3 का 3 आ जाएगा। दूसरे पॉइंट के अंदर 5x² y को लिखेंगे 5x 2 बार है, y 1 बार। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, x 1 बार है और y 2 बार आ रहे हैं। तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो एक जैसे हैं वो आ जाएगा 5।
उसके बाद x एक बार आ रहा है, इसमें भी x एक बार आ तो x लिख दिया। फिर y इसमें भी आता है, y इसमें भी आता है तो y भी कॉमन आ जाएगा। अब जो बचता है, एक तो यहाँ पे x बच गया और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे y, 3y, ये अपना क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को देखें तो इसमें दे रखा है 49 x की घात 2 36। 49 को 7 का वर्ग लिखा जाता है, 36 को 6 का वर्ग लिखा जाता है। नीचे ये सरसमीका a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह पे तो ये 7x और b की जगह पे ये 6, तो 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। उसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर भी कुछ इस तरीके से ही गुणनखंड अपने को करने हैं। 63 a की घात 2 112 b की घात 2। तो 63 वैसे किसी का भी वर्ग नहीं होता, 112 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो इसमें से अपने 7 का बाहर निकाल दें। 7 का 63 में भी भाग कर दें, 7 का 112 के अंदर भी भाग करें तो यह आ जाएगा 9 सत्ते 63 और 16 सत्ते 112। अब 9 का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग है वो 16 होता है। तो इसमें भी वो सेम सरसमी का a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 3a और प्लस में अपने पास आ जाएगा 4b और 3a माइनस 4b। तो ये क्या हो जाएंगे अपने, इसके गुणनखंड कर सकते हैं। कोई भी दो करने हैं इसमें से। 24वां प्रश्न है वो अपना रचना करनी है। 25वें प्रश्न के अंदर एक ग्राफ बनाना है जिसके अंदर अपने को जमा धन दे रखा है 1000 रुपये पर 80 रुपये ब्याज मिलेगा, 2000 रुपये पर 160 रुपये ब्याज, 3000 रुपये जमा करने पर 240 का, 4000 पर 320 का, 5000 पर 400 रुपये का ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज। तो इसको अपने को आरेख द्वारा दर्शाना है। तो आरेख कुछ इस तरीके का अपने का बनेगा। तो ये अपने को दोनों जो ग्राफ होंगे उस पर जो लाइनिंग दे रखी है उस लाइनिंग को अपने सीधा खींच देंगे स्केल से और एक इस तरीके से नीचे की ओर। फिर इस पर कुछ 40 80 120 160 200 240 वो अपने को जो ग्राफ में संख्या दी जाएगी उसके अनुसार चलना है। नीचे 1000 2000 3000 4000 5000, ये नीचे वाला तो होता है एक्स अक्ष होता है अपना, और ये जो है वो वाई अक्ष होता है। पैमाना लिखना है, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1000 इकाई, क्योंकि इनके अंदर 1000 का अंतर है। नीचे वाले लाइन पे 1000 का अंतर तो 1000 इकाई। वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 40, तो इनके अंदर 40 का अंतर है, तो इसलिए इसमें क्या आ गया, 40 आ गया। अब इसमें मिलान करना है। 1000 का तो अपने को 80 की सीध में, फिर 2000 का 160 में, फिर 3000 का 240 में, फिर 5000 का 400 के अंदर, ठीक है। और एक बीच में 4000 है तो 4000 का अपने पास आ जाएगा 320 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अपने को बाद में पूछा है कि 3500 पर 3500 का ब्याज कितना बनेगा, तो 3500 का जो ब्याज है वो बन जाएगा 280 रुपये। तो ये था अपना ग्राफ, इस तरीके से शो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और अपने सहपाठियों के अंदर, क्लासमेट के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।